की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी, कांग्रेस के बड़े नेता आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल है। कल ही स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है और उसमें आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल है। कल ही कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी हुई है। पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ी बात यह है, स्टार प्रचारकों की जो सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आई है उसमें आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल है। कल ही ये सूची आई और उसके बाद आज एक बड़ा झटका लग सकता है। पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। जीत हालांकि एक बार ही हासिल हुई। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। वहीं दिल्ली में आज भाजपा चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। बैठक के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बाकी चरणों के प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। 4 चरणों के प्रत्याशियों का भाजपा अभी तक ऐलान कर चुकी है। यूपी के लिए भाजपा अब तक 196 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। रविवार और सोमवार को कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। अब बाकी बची हुई जो सीटें हैं उस पर भी प्रत्याशियों की सूची जल्द ही सामने आ सकती है। भाजपा चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली में आज होनी है। बैठक के बाद प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। बाकी चरणों के प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी बाकी है। मंथन लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ भी कल दिल्ली पहुंचे थे, इस बैठक में शामिल रहे। शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और बैठक में लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर किस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, भाजपा चुनाव समिति की बैठक लगातार हो रही है, आज भी बैठक है। बैठक में नामों पर मंथन भी होगा, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी और ये इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए हैं। तकरीबन 170 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर ली गई है, मंथन हो चुका है। अब उनकी नामों को लेकर के अंतिम मुहर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, ये दोनों केंद्रीय मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बाकी अन्य सभी लोग बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर यहाँ बैठक में शामिल होंगे। अगर बात करें अन्य लोगों में तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के उद्योग मंत्री और केंद्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, ये तमाम सारे नेता बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचकर यहां पर शामिल होंगे बैठक में। और अगर आज बात करें तो आज तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति है कि 27 जनवरी से अब प्रचार में लगातार तमाम सारे केंद्रीय नेता और जो राज्य के नेता हैं वो लगातार डोर टू डोर जाकर कैंपेन करें, जिससे कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। खुद गृह मंत्री अमित शाह 27 तारीख को मथुरा जा रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर जिला जाएंगे, जहां पे वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। तो बीजेपी अब वो हर रणनीति के तहत ही काम कर रही है और इसके साथ साथ तमाम सारी इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना रही है कि जितने भी वोटर हैं उनको अपने पाले में लाया जा सके। अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि मथुरा उनके दिल में है और जब घोषणा पत्र आएगा तो देखिएगा मथुरा का जरूर जिक्र होगा। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से मथुरा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अब कैराना के बाद सीधे मथुरा को चुने हैं और मथुरा पहुंच रहे हैं 27 तारीख को, ये अपने आप में बड़ा संदेश देता है कि बीजेपी किस तरीके से अब चुनावी रणनीति में उतर रही है। और आज सभी नामों पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी, जिसकी सूची अगर बात करें तो अगले 2 दिनों के बाद जारी की जाएगी। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। अब देखना होगा कि कब तक लिस्ट आती है और उसमें नाम किस किस के होते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने कल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा की इस लिस्ट में अब तक घोषित प्रत्याशियों के नाम मिलाकर कुल मिलाकर 159 नामों का ऐलान किया गया है। सपा की इस लिस्ट में 31 मुस्लिम हैं, 31 एससी हैं, 12 यादव हैं, 9 ब्राह्मण हैं और 10 महिला प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश यहां पर की गई है। जिस तरीके से मुस्लिम, यादव, एससी और ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया है, हर जगह से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से
की गई है। कुल मिलाकर 159 प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रही थी कि टुकड़ों में समाजवादी पार्टी की सूची आ रही है। अब जो समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट है वो आ चुकी है और उसमें 159 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे कहां से किसे उतारा गया है। धर्म सिंह सैनी नुक्कड़ सहारनपुर से उन्हें उतारा गया है। कमाल अख्तर को कांठ मुरादाबाद से, नाहिद हसन कैराना शामली से इन्हें उतारा गया है, जिनको लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा राधेश्याम जायसवाल सीतापुर से, रामहेत भारती हरगांव से, ये तमाम वो नाम है जो समाजवादी पार्टी की सूची में शामिल है। दरअसल अखिलेश अभी तक कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे थे, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार उन पर निशाना भी साध रही थी। इतना ही नहीं, भाजपा के नेता अखिलेश को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की चुनौती भी दे रहे थे। सोमवार को नए प्रत्याशियों के नामों के साथ आई सपा के सभी प्रत्याशियों की लिस्ट को अखिलेश का जवाब माना जा रहा है। सपा की लिस्ट जारी, यूपी फतेह की तैयारी। 159 उम्मीदवारों का ऐलान, एक एक सीट का फुल प्रूफ प्लान। 31 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव, रामपुर से आजम खान लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा की इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। वहीं इस लिस्ट में आजम खान का नाम भी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को देखें तो इसमें 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 10 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर दांव खेला है। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे, आजम खान रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनाव मैदान में होंगे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव, कैराना से नाहिद हसन, सहारनपुर देहात से आशू मलिक, मांड से संजय लाठर, सीसामऊ से इरफान सोलंकी, नकुर से धर्म सिंह सैनी और चरथावल से पंकज मलिक जैसे दिग्गजों पर दांव खेला है। जानकार समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को भाजपा की चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी को अपनी लिस्ट जारी करने की चुनौती दी थी। अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करिए। कौन कहां से लड़ रहा है, इस सूची को जारी करिए। हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं है। कुछ घंटे भी नहीं बीते कि समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। गौरतलब है कि भाजपा सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर निशाना साध रही है, खासतौर पर नाहिद हसन को लेकर, जिन्हें सपा ने कैराना से मैदान में उतारा है। यूपी के चुनाव में पलायन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। खासतौर से जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना गए हैं, तब से ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के नेता तक बार बार ये कह रहे हैं कि पहले प्रदेश से संभ्रांत लोग, व्यापारी पलायन करते थे, लेकिन अब वो लोग पलायन कर रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के व्यापारी और संभ्रांत लोगों को पलायन करना पड़ता था। यानी कुल मिलाकर असामाजिक तत्व, दंगाई, माफिया, इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन कैराना से इतर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर एक लकीर खींच दी। हालांकि बिजनौर और मांड सीट पर ये लकीर सपा और रालोद के बीच नजर आ रही है, जहां गठबंधन के बाद भी सपा और रालोद आमने सामने हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा की प्रत्याशियों की लिस्ट पर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सपा की लिस्ट भले ही नई है, लेकिन इसमें अपराधी वही है। जेल और बेल वालों को सपा ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खान, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में मिले हैं, जिससे
यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। लेकिन यह याद रखिए श्री अखिलेश यादव जी, अब आपसे डराने के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं। देखिए, एक बात साफ होती जा रही है, जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खां उनके बेटे हों, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो साफ देख रही है, उन्होंने अखिलेश जी को नकार दिया है। उनकी नैया अपराधियों के साथ पार नहीं होगी, न ही जिन्ना और पाकिस्तान के हमदर्द बन के होगी। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता न ही तो जिन्ना को पसंद करती है, न ही पाकिस्तान को पसंद करती है, न ही आपके अपराधी कैंडिडेट्स को पसंद करती है। गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, और भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। पारस जैसे अपराधी, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही विनती करूंगा कि वो धैर्य रखें और 10 मार्च को जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। वहीं सपा की प्रत्याशियों की लिस्ट पर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा नेताओं का कहना है सपा की लिस्ट भले ही नई है लेकिन इनमें से अपराधी वही हैं। जेल और बेल वालों को सपा ने टिकट दे दिया है। वहीं सपा की लिस्ट पर भाजपा हमलावर है। सपा भी अब भाजपा को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने आरोप लगाया कि भाजपा डरी हुई है और गिनाने के पास कोई काम नहीं है, इसलिए लिस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा को 3 ही नाम क्यों नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना, दलित बेटियों पर अत्याचार करने वालों को राष्ट्रवादी बता रहे थे, सारे विभाग लूट लिए। कोरोना महामारी में जिस सरकार ने बेईमानी कर ली हो, आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है, हम सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जनता के बीच भेज रहे हैं। तो सपा का भाजपा पर पलटवार भी, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर ये 3 नाम ही क्यों नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी जीत का जो डर है वो सताने लगा है। सुनील सिंह साजन ने ये बात कही। और पूर्व सीएम हरीश रावत जहां रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत की जो बहू हैं अनुकृति लैंसडाउन से उनको टिकट मिल गया है। खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत अनुकृति गोसाई जी आपका, और सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुकृति जी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, लैंसडाउन से टिकट मिलने को लेकर आपने पार्टी छोड़ दी, हरक सिंह रावत ने भी पार्टी छोड़ दी। अब जब टिकट मिल गया है तो क्या लग रहा है, जनता का प्यार आपको उस तरीके से मिलेगा? देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि मैंने कोई पार्टी छोड़ दी। मैंने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है, किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य बनी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और जहाँ तक बात है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की भी, उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी ने उन्हें सिर्फ फेक न्यूज़, सोशल मीडिया की कोई न्यूज़ खबर देखकर बिना उनसे पूछे उनका निष्कासन कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। तो अब जब पार्टी से निकाल दिया तो क्या करेंगे? तो कोई ना कोई रास्ता तो उन्हें भी देखना होगा। और मुझे तो खैर व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है कि उनके आशीर्वाद के साथ मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पहली बार अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी बेटी पे ये भरोसा दिखाया है।
अनुकृति जी, कहा तो ये जा रहा था कि लैंसडाउन से आपको लड़ाना था और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद ये पूरा घमासान हुआ और कांग्रेस पार्टी हरक सिंह रावत ने ज्वाइन कर ली। इसी को लेकर मेरा सवाल था आपसे। देखिए, बहुत गलत है, बिल्कुल बिल्कुल इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई भी शर्त कहीं ना भारतीय जनता पार्टी में रखी थी और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में रखी थी। अब अगर ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और उस निर्णय को हमें मानना है। और जहां तक बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करूं, मैं कभी उनकी सदस्य नहीं थी और कभी मैं पार्टी का हिस्सा नहीं थी। और जब मैं पार्टी का हिस्सा नहीं थी तो उनसे कुछ मांगना या ना मांगना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उत्तराखंड की इस बेटी पर इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में ये भरोसा दिखाया है। तो उनके इस भरोसे को मैं बरकरार रखूंगी, उनके इस भरोसे को मैं हमेशा बरकरार रखूंगी और उत्तराखंड के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करूंगी। ठीक है, आपको तो टिकट मिल गया है लैंसडाउन से, हरक सिंह रावत कहाँ से लड़ेंगे, इसकी कोई संकेत देंगी आप? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मैं ज़रूर चाहती हूँ कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पिताजी के चुनाव लड़ने से, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के चुनाव लड़ने से सिर्फ एक विधानसभा प्रभावित नहीं होती, बल्कि उस विधानसभा से लगती हुई सारी विधानसभाएं उनसे प्रभावित होती हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उत्तराखंड के जो सबसे बड़े जननेता हैं वो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी है, क्योंकि लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस बात का संज्ञान पार्टी को ज़रूर होगा और हाईकमान को ज़रूर होगा, और वो बहुत सोच समझ के उनकी काबिलियत का जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूर वो एक अच्छा निर्णय लेंगे। अनुकृति जी, क्योंकि हरक सिंह रावत की बेटी हैं आप, इसलिए ये सवाल आपसे बहुत लाजमी हो जाता है। उनको लेकर पहले काफी नाराजगी भी कांग्रेस पार्टी में नजर आई, अब कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो अब चुनावों से पहले कुछ फायदा होगा वापसी उनके आने से, या नुकसान भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल फायदा होगा उनके कहीं भी जाने से। हमेशा उत्तराखंड को फायदा होगा। उत्तराखंड के जन नेता है, जनता के लिए लड़ते हैं। अगर आप कभी भी देखें, अगर आप हिस्ट्री भी देखें उनकी, तो आपको हमेशा नजर आएगा कि अपने लोगों के लिए, अपने विधानसभा के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आप अगर, मैं बिल्कुल बहुत दूर नहीं जाके अगर रीसेंट बात करूंगी, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए आप सोचिए, अगर इस बात को आप समझेंगी तो लोगों को जिंदगियां लग जाती है और वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाते, लेकिन अपनी जनता के लिए, अपने वादे के लिए कि वो कोटद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देने की भी बात कह दी थी। तो मैं सोचती हूँ ऐसे नेता देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। देखिए, लोग जरूर राजनीतिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन जन नेता बनना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और जहां तक मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात करना चाहती हूँ, लोगों के दिलों में बसने वाले व्यक्ति इसलिए है कि अगर किसी से कोई वादा कर दिया, लोगों की अपनी विधानसभा से कोई वादा कर दिया, तो उस वादे को पूरा करने का काम वो करते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिताजी ने वापसी अपने परिवार में की है और कांग्रेस को उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण साल दिए हैं। कांग्रेस के अंदर भी उनको सींचने का काम उन्होंने किया है और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत खुशी भी है। मैं तो क्योंकि अपने घर में देख रही हूँ कि इतने सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए और सब बहुत खुश हैं उनके कांग्रेस घर वापसी से। ठीक है अनुकृति जी, कांग्रेस पार्टी पर तो आप जरूर कुछ कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कह रही है लड़की लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में, 40% जो वोट है महिलाओं को देने की बात कही है, टिकट महिलाओं को देने की बात कही है। उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, हर क्षेत्र की, हर विधानसभा की मैं बात करूं या हर स्टेट की मैं बात करूं, अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग स्थितियां होती है। इस समय कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। इस समय हमारा मकसद, कांग्रेस पार्टी का मकसद एक ही है कि हमको उत्तराखंड के अंदर सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। उसी को मद्देनजर देकर हाईकमान ने और पार्टी ने ये निर्णय लिया होगा। और जहां तक बात है लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसका जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, क्रांतिकारी नारा है। और आप देखिएगा, हम सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अनुकृति जी, क्रांतिकारी नारा है, इसीलिए तो ये सवाल मैंने आपसे किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बात तो यहाँ महिलाओं की है ना, बात तो यहाँ लड़कियों की है, फिर समीकरण कहां से आ गए बीच में? देखिए, ये निर्णय जो है वो हाईकमान का होता है, पार्टी का होता है। और जो लोग, जब टिकट की बात होती है, बिल्कुल सोच समझ के कौन व्यक्ति कहां से जीत सकता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए पार्टी ये निर्णय लेती है। और जो पार्टी ने जो भी निर्णय लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा, पार्टी की सरकार बनाने के लिए निर्णय लिया होगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा हरक सिंह रावत को लेकर। सवाल ये है कि अभी तक उन्हें टिकट तो मिला नहीं है और कांग्रेस पार्टी कह भी ये रही थी कि एक परिवार से एक कोई टिकट दिया जाएगा, टिकट आपको मिल चुका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी है?
देखिए, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस, जिस दिन से हम लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो भी उनका आदेश होगा, उस तरीके से उसको पूरा करने का, उसको निर्वहन करने का काम, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। तो अपनी जीत का दावा करेंगी? देखिए, मैं बस ये दावा करूंगी कि आज अगर मैं सिर्फ लैंसडाउन की बात करूं तो लैंसडाउन के लोगों ने ये मन बनाया कि उन्हें बदलाव लाना है। 10 साल का जो निराशाजनक जो कार्यकाल वहाँ बीजेपी का रहा है, उसको हटाना है। उस कार्यकाल के जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को हमने भरना है और इस बार नया परिवर्तन हमने लैंसडाउन क्षेत्र के अंदर लेकर आना है। अनुकृति जी, एक सवाल और है। सरिता आर्या को टिकट नहीं मिला, भाजपा में वो चली गई, पार्टी उन्होंने छोड़ दी। एक तरफ आप लड़कियों को साथ लेकर चलने की, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर ही दो फाड़ नजर आता है। वजह इसकी? देखिए, वो उनका एक व्यक्तिगत निर्णय है। वो उनका एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि क्यों उन्होंने छोड़ी पार्टी, क्या उनका व्यक्तिगत कारण रहा होगा, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। वो उनका व्यक्तिगत रीजन है और मैं जब तक उस चीज़ को जानती नहीं हूँ तो मुझे उस पर कमेंट करना नहीं बनता है। एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे, अनुकृति जी। आपको टिकट मिल चुका है लैंसडाउन से, हरक सिंह रावत को अभी तक टिकट नहीं मिला है, क्या वजह आप इसकी समझ रही हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, हमें वेट करना चाहिए। एक और लिस्ट आनी बाकी है, उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो यानी कि आप ये मान रही हैं कि जो अगली लिस्ट आएगी उस पर नाम होगा? ये तो देखिए, आप भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती। जैसे आपको पता चलेगा वैसे मुझे भी पता चलेगा। और देखिए, बस मैं चाहती हूँ कि ज़रूर हो, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से पूरी मैंने आपसे कहा कि पूरा जिला प्रभावित हो रहा है, होता है। और जहाँ से भी वो चुनाव लड़ते हैं, आसपास के सारे क्षेत्र, सारी विधानसभाओं में वो इम्पैक्ट होता है, उनकी वो लहर होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये उनका निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, किस तरीके से वो इस समय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का रोल जो है वो क्या रखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में। और ये निर्णय भी शीर्ष नेतृत्व का होगा।